हेलो एवरीवन, आई एम हर्षल चौधरी। वेलकम टू द लेक्चर। टॉपिक फॉर टुडे इज हम आज लोक अदालत कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक। बिफोर वी बिगिन, टॉप एमपीपीएससी ये मेरा एक कोड है जिसको यूज करके आप अनअकैडमी प्लस के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। यू विल गेट 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड। दिस इज माई यूट्यूब रिचुअल। एवरीडे आई विल बी कमिंग एट 9 एक चैप्टर की स्ट्रैटेजी के साथ, और हर सैटरडे को आप अनअकैडमी ऐप में मेरी एक स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं 1 घंटे की, जो कि फ्री है। ओके, कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जिससे हमको आइडिया हो जाएगा कि लोक अदालत वाले टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और छोटा सा टॉपिक है, बट उसको आपको डिटेल में एक बार आपने समझ लिया तो आप सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू लोक अदालत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमको उसमें से ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। ओके, पहला स्टेटमेंट है लोक अदालत इज प्रिसाइडेड ओवर बाय सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर। मतलब लोक अदालत में जो जज होते हैं जो डिसीजन लेने के लिए, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, मतलब लोक अदालत की अध्यक्षता कौन करता है? क्या वो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर करते हैं या वो सिटिंग जुडिशियल ऑफिसर करते हैं? बोथ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। मतलब जो ऑलरेडी सर्विस में है वो जज या जो रिटायर हो गए हैं वो जज, दोनों कर सकते हैं क्या? पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है मेन कंडीशन फॉर लोक अदालत इज दैट बोथ पार्टीज इन डिस्प्यूट शुड एग्री फॉर द सेटलमेंट। मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी विवाद है, उसमें दो पक्ष हैं, तो दोनों पक्ष को आपसी सामंजस्य के साथ लोक अदालत में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्टी ए है वो जा रही है लोक अदालत तो पार्टी बी उसके लिए तैयार नहीं है। तो दोनों का सामंजस्य होना चाहिए और दोनों लोक अदालत में जाने के लिए इच्छुक होना चाहिए। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है देर इज नो कोर्ट फीस इन लोक अदालत। मतलब ये बनाया ही गया है कि निर्धन लोग जो हैं, हैव नॉट्स हैं, जो गरीब हैं, उनको जस्टिस सस्ते में मिल जाए। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में दिया गया था फ्री लीगल एड टू पुअर। तो नीति निर्देशक तत्व में ये एलिमेंट था, उसको पूरा करने के लिए ये कंसेप्ट है। तो इसमें कोई भी फीस नहीं होती है। ओके, कोई भी चार्जेस नहीं है लोक अदालत के। और चौथा स्टेटमेंट है द प्रोसीजरल लॉज एंड द एविडेंस एक्ट आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय असेसिंग द मेरिट्स ऑफ द क्लेम बाय लोक अदालत। मतलब जब आप लोक अदालत में कोई भी फैसला लेते हैं तो आपको, आपका उद्देश्य ये होता है कि आपको सेटल करना है, एक समझौता करना है और एक समझौते के बाद केस को खत्म करना है। बहुत ज्यादा प्रोसीजरल लॉज में पेशी करवाना, ये सबूत मांगना, कोई की भी गवाही करवाना, एविडेंस एक्ट की मदद लेना, तो इन सबको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी केस को खत्म करना है, क्योंकि छोटा सा केस है, जल्दी से खत्म करके एक समझौता के बाद बंद कर देना है केस को और पार्टीज को फ्री कर देना है। ओके, तो ये भी एक स्टेटमेंट सही है। इसमें चारों स्टेटमेंट जो हमने पढ़े दे आर करेक्ट। और सिर्फ इस क्वेश्चन अकेले से आपको कम से कम 4 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट पता पड़े होंगे अबाउट लोक अदालत। ओके, लोक अदालत है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोक अदालत इज करेक्ट। सही स्टेटमेंट हमको इसमें चुनना है। लोक अदालत हैव ज्यूरिसडिक्शन टू सेटल मैटर्स एट प्री लिटिगेटिव स्टेज, ओके, एंड नॉट दोज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। मतलब ये स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है कि लिटिगेशन से पहले की स्टेज के मैटर्स बस लोक अदालत सॉल्व कर सकता है, और जो लंबे थे न्यायालय में मामले उनको नहीं कर सकता, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, दोज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट को नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोक अदालत, एक फैक्ट फिर से आप यहां से याद कर लें, प्री लिटिगेटिव स्टेज के मैटर्स को भी लोक अदालत एक्सेप्ट करता है। ओके, और जो पेंडिंग है, कोर्ट्स में पेंडिंग है, उनको भी एक्सेप्ट करता है। ओके, दोनों केसेस को लोक अदालत एडमिट करता है। ओके, दोनों केसेस एडमिसिबल है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। उसके बाद लोक अदालत कैन ओनली डील विद सिविल मैटर्स एंड नॉट क्रिमिनल मैटर्स। तो यहां से फिर आपको एक फैक्ट याद रखना है कि सिविल मैटर्स के साथ भी डील करता है लोक अदालत, और क्रिमिनल मैटर, दांडिक और राजस्व दोनों के मामलों को लोक अदालत डील करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगला स्टेटमेंट, लोक अदालत मस्ट हैव बीन गिवन स्टैट्यूटरी हैज नॉट बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस सो फार। स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब किसी कानून के तहत इसको शक्तियां प्रदान नहीं की गई और किसी कानून के तहत इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, बिकॉज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, इस एक्ट के तहत लोक अदालत को पावर्स दी गई हैं, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, लोक अदालत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको किसी कानून के तहत शक्तियां प्रदत्त हैं। तो क्योंकि ये नॉट की बात कर रहा है तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा स्टेटमेंट है नो अपील लाइज इन सिविल कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत। तो ये स्टेटमेंट सही है।
ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सिविल कोर्ट में कोई भी अपील फिर नहीं होती है। एक बार लोक अदालत में फैसला हो जाता है, लोक अदालत एक फैसला सुना देती है, उसके बाद आप उस फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य ये था कि जल्दी से मैटर को सॉल्व करना है। दोनों पार्टी एग्री करके आते हैं कि जो भी डिसीजन होगा हमको मंजूर होगा, तो उस मंजूरी के बेसिस पे ही ये लोग आते हैं, इसीलिए कोई अपील नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोक अदालत इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है नालसा, मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, तो नालसा अलॉन्ग विद लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स लोक अदालत। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है लोक अदालत हैव बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस, जैसे मैंने बताया था आपको कि एक कानून के तहत बने हुए हैं ये। ओके, तीसरा स्टेटमेंट है इट इज द फोरम वेयर डिस्प्यूट्स और केसेस पेंडिंग बिफोर द लॉ और एट प्री लिटिगेशन स्टेज, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पेंडिंग केसेस भी और प्री लिटिगेशन केसेस भी सारे के सारे एमिकेबली सेटल होते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है देयर इज नो कोर्ट फी। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। लोक अदालत को नालसा और लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कंडक्ट करवाते हैं, स्टैट्यूटरी स्टेटस है इनको, पेंडिंग केसेस और प्री लिटिगेशन केसेस दोनों लेता है और कोई भी फीस नहीं लगती। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हम आगे शॉर्ट में स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। लोक अदालत के बारे में आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स मेंस में, तो आपको एक एटलीस्ट 3 स्टेटमेंट्स इसके बारे में बताना है। ओरिजिन आप थोड़ा सा देख लेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जब आपको 6 मार्क्स में पूछा जाएगा लोक अदालत या 5 मार्क्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आपको ओरिजिन, एवोल्यूशन, ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स थोड़े से लिखने पड़ेंगे। बेनिफिट्स अपने आप में पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स में भी बेनिफिट्स पूछे जा सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन इसका जो है वो भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, 15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे नहीं आ सकते क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, 15 मार्क्स में नहीं आ सकता, तो आपको ऐसे टाइप में इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो हम ओरिजिन देखेंगे, एवोल्यूशन, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स और कुछ बेनिफिट्स हम देख लेंगे। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट 43 लाख केसेस पेंडिंग हैं, 25 हाई कोर्ट जो है हमारे उसमें अकेले 83 लाख केसेस पेंडिंग है और 8 लाख केसेस इसमें कम से कम 10 साल से ज्यादा हो गया वो पेंडिंग है। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन, हमारी जुडिशरी की ये कंडीशन है कि इतने सारे केसेस की पेंडेंसी लेके वो चल रहा है और केसेस पे केसेस लगते जा रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है और इसका कारण ये है कि हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट नहीं हो रहे हैं। 37% वैकेंसी है बोला जाता है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे 37% लोग नहीं है क्योंकि वेकेंट है सीट, हम सीट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जजेस की कमी के कारण केसेस पेंडिंग होते जा रहे हैं। इसीलिए एक कंसेप्ट आया लोक अदालत का जिसको पीपल्स कोर्ट बोलते हैं। तो एक इंडियन इनोवेशन है। ओके, लोक अदालत और कहीं दूसरे देशों में फॉलो नहीं किया जाता, एक इंडियन इनोवेशन है, इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये आप याद रखिएगा। और इससे ये हम चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा केसेस को जो कोर्ट में पेंडिंग है उनको लोक अदालत में लाएं, लोगों को सहमति से लोक अदालत भेजें, केसेस को सॉल्व करके कोर्ट्स की पेंडेंसी को कम कर दें। ये गांधीयन प्रिंसिपल पे सिस्टम बेस्ड है। अब अल्टीमेटली लोग जो विक्टिम्स रहते हैं इसमें वो एक सेटिस्फैक्टरी सेटलमेंट पे पहुंच जाते हैं, एक संतुष्टिपूर्ण सेटलमेंट पे पहुंच जाते हैं। ये कंपोनेंट है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल का। ये टर्म आप सुने होंगे, आपने सुनी होगी कई बार, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम या रिजॉल्विंग सिस्टम। इसका मतलब एक बोलना चाहिए एक वैकल्पिक रूप से डिस्प्यूट को खत्म करने का सिस्टम है। आप कोर्ट जाते थे, कोर्ट ना जाके आपको दूसरा विकल्प दिया जा रहा है कि आप लोक अदालत में जाइए और वहां पे सेटल कर लीजिए। और इसका सिस्टम जैसे पुराने जमाने में पंचायत हुआ करती थी, कोई भी चोरी हो गई छोटी मोटी या शादी के कारण से कोई इशू है या प्रॉपर्टी को लेके कोई इशू है, तो उसको पंचायत में पंचों के सामने रखा जाता था और पंच लोग सॉल्व कर देते थे। गांव वाले दोनों पार्टी उस चीज को मान लेते थे और वो कोर्ट केस नहीं बनता था। तो वही पंचायत के जैसा कंसेप्ट है, उसको रिकॉग्निशन दी गई है। ओके, और ये बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है लिटिगेशन के लिए, एक बहुत इफेक्टिव ऑल्टरनेट के रूप में सामने आया है। मीडिएशन होता है इसमें, नेगोशिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है, ये सारे कंसेप्ट को लाया गया लोक अदालत की फिलॉसफी में। और लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जो भी डायरेक्टली 2 पार्टीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, वो लोक अदालत में जाती हैं जहां पे कोई सिटिंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर बैठता है, वो मैटर को सॉल्व कर देता है, कोई अपील नहीं होती है। ओरिजिन अगर इसका देखना है आपको, ओरिजिन आपको पढ़ना पड़ेगा, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ओरिजिन लिखना पड़ेगा। तो पुराना कंसेप्ट है, ब्रिटिश टाइम के समय से कंसेप्ट है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा पुशबैक कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। बाद में फिर से रिजुविनेट हुआ है और अभी पॉपुलरली ये स्टैट्यूटरी सिस्टम भी बन चुका है। ओके, इट हैज गॉट डीप रूट्स इन इंडियन हिस्ट्री
हिस्ट्री में पूरे इसके डीप रूट्स हैं, क्योंकि इंडिया में शुरू से पंचायत का सिस्टम चला आ रहा है। ओके, ओरिजिन के बाद आप बेसिकली ये देख लेंगे कि पहली लोक अदालत कहाँ हुई थी। तो फर्स्ट लोक अदालत 14 मार्च को जूनागढ़, जो कि गुजरात में है, वहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी। कौन सी अथॉरिटी है जो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस देती है? तो वो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट आया था 1987 में। इसी एक्ट ने इसको स्टेटस दिया है, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया है लोक अदालत स्टैब्लिश करने का। ठीक है, और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके आर्टिकल 39A में जो डायरेक्टिव था कि फ्री एंड कंपलसरी लीगल एड टू पुअर, जो निर्धन व्यक्ति है उसको हमको लीगल एड प्रोवाइड करनी है, उसके तहत ये सेटअप की गई है। ओके, लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको याद रखना, ये भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इस एक्ट, अगर आप 3 मार्क्स में लोक अदालत के बारे में भी लिख रहे हैं तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का मेंशन उसमें होना चाहिए। उसके बाद इसका जो डिसीजन होता है वो एक डिक्री के समान होता है। डिक्री मतलब फाइनली जो ऑर्डर होता है कोर्ट का, उसके समान इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, और इस वजह से कोर्ट का जो बर्डन है वो हैवीली कम हो चुका है। जो हैवी बर्डन कोर्ट्स पे पेंडिंग केसेस की वजह से है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। और इसमें एक और अच्छी बात है लोक अदालत में कि इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन लॉयर्स के थ्रू नहीं होता, वकील हायर नहीं करती है कोई भी पार्टी, सीधे जज के सामने खुद अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, खुद अपना केस लड़ते हैं। तो लॉयर का प्रोविजन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो लॉयर, ये टर्म आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कोई भी लॉयर नहीं है, कोई भी फीस नहीं है, कोई भी आपको शुल्क भी नहीं देना पड़ता। जूरिसडिक्शन आप देख लेंगे, जो कोई भी केसेस पेंडिंग है वो भी आ सकते हैं, और प्री लिटिगेटिव मेजर्स भी, प्री लिटिगेशन में जो केसेस हैं वो भी आ सकते हैं। जो भी लोक अदालत जिस कोर्ट के लिए निर्धारित की गई है उसका जितना भी जूरिसडिक्शन है वो सारे जूरिसडिक्शन के केसेस इसमें आ सकते हैं। इसमें क्रिमिनल केसेस भी आ सकते हैं और इसमें सिविल केसेस भी आ सकते हैं। ओके, सिविल प्लस क्रिमिनल केसेस, ये जूरिसडिक्शन है। तो अगर आपसे 3 मार्क्स में जूरिसडिक्शन पूछता है तो आपको बताना है कि सिविल केसेस को भी डील करता है, क्रिमिनल केसेस को भी डील करता है, और पेंडिंग केसेस को भी डील करता है, और प्री लिटिगेटिव स्टेज में जो केसेस रहते हैं उनको भी डील करता है लोक अदालत। ये सारे कुछ जो मैटर्स हैं जिन पे वो डील कर सकता है, जैसे कि पार्टीशन, बंटवारा, लैंड का जो पट्टा होता है जमीन का, कोई और दूसरे लैंड के एक्विजिशन के कोई डिस्प्यूट्स हैं, शादी ब्याह से संबंधित कोई मामले हैं परिवार के, तो इसको आपको डिटेल में देखना होगा कि ये सब्जेक्ट्स हैं जिन पे लोक अदालत डील करती है। पावर्स इसको सिविल कोर्ट की रहती हैं अकॉर्डिंग टू सीपीसी 1908। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के हिसाब से इसके पास पावर्स रहती हैं। ये लोग जज किसी को भी सम्मन कर सकते हैं, मतलब बुला सकते हैं गवाही के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी के लिए, प्रोडक्शन के लिए वो लोग फोर्स कर सकते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज प्रस्तुत करें। एविडेंस ऑन एफिडेविट्स रिसीव कर सकते हैं, शपथ पत्र में एविडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आदि इत्यादि जो बेसिक पावर्स दिए जाते हैं किसी भी कमीशन को, जब जुडिशियली, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसको भी ये सारे पावर्स, सिविल कोर्ट के पावर्स हमेशा दे दिए जाते हैं, जो भी आर्बिट्ररी बॉडी होती है, तो वही सारे इनको भी अवेलेबल है। ओके, और इसके कुछ आप एडवांटेजेस देख लेंगे कि स्पीडी जस्टिस होती है, आपको बार बार तारीख पे तारीख नहीं लगानी पड़ती, तुरंत मैटर सॉल्व हो जाता है। फीस नहीं है, बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है, गांव में लोकल में लोक अदालत स्टैब्लिश कर दी जाती हैं। कोर्ट्स का बर्डन अल्टीमेटली कम हो रहा है, बैकलॉग कम हो रहा है, और एक कॉर्डियल रिलेशन, बिकॉज हमारा इंटेंशन हमेशा सामने वाले को सजा दिलाना नहीं होता, हमारा इंटेंशन होता है एक समझौता करके एक ऐसे टर्म्स में पहुंच जाना जहां हमारा काम भी हो जाए और दूसरे को हानि भी ना हो। तो मेंटेनेंस ऑफ कॉर्डियल रिलेशन एक अच्छा टर्म है जो आपको इस आंसर में जरूर लिखना चाहिए लोक अदालत के बेनिफिट में। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर स्टडीइंग लोक अदालत।